आज हम लोग प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराया गया है चेक बोर्ड के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का सीट मॉडल सीट 5 का अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है 31 से लेकर 38 तक उसका डिस्कशन करेंगे। मैं रुपेश कुमार आर के +2 स्कूल हिरणपुर पाकुड़ में सामाजिक विज्ञान विषय का शिक्षक हूं। आइए हम लोग इस डिस्कशन को प्रारंभ करें। आए क्वेश्चन पर 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा नेपोलियन संहिता, यानी अंग्रेजी में कहते हैं इसको नेपोलियन कोड, है ना। नेपोलियन संहिता 31 नंबर क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता क्या है तो जानिए 1804 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा, यानी उत्तर है 1804 ईस्वी में नेपोलियन के द्वारा जिस नागरिक संहिता का निर्माण किया गया उसको हम लोग कहते हैं नेपोलियन संहिता। ठीक, उसमें क्या काम किया गया नेपोलियन संहिता में, तो जन्म के आधार पर जो विशेषाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। मान लिए पहले वहां पर क्या चीज था, फ्रांस में जो नेपोलियन कोड आने से पहले बहुत सारे लोग जो जमींदार थे उन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था, सीनेट में अन्य जगह पर चुनाव में, तो वो विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सबको कानून के समक्ष सबका समानता का सुनिश्चय किया गया। तो कानून के समक्ष सबकी समानता एवं संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। इसी को कहते हैं नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता। कितना ईस्वी में, तो 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में नेपोलियन कोड पारित किया गया। 32 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, खिलाफत आंदोलन कब और किसने शुरू की। जानिए कब और किसने शुरू की, तो खिलाफत आंदोलन हम लोग जाने क्या चीज था पहले ये जानिए। तो खिलाफत आंदोलन क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में विश्व जो है दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट में थे ब्रिटेन, एक गुट में था दूसरे गुट में विपरीत गुट में तुर्की। तो जब पराजित हो गया तुर्की वाला गुट तो ब्रिटेन के शासकों द्वारा तुर्की का जो खलीफा यानी तुर्की का जो सुल्तान होता था उसको खलीफा कहते थे, ठीक ना, खलीफा मानते थे। उसी को खलीफा मतलब होता है इस्लाम में धर्मगुरु। तो वो जो खलीफा के साथ अपमानजनक संधि किया जाना था, बाद में क्या गया सेब्र का संधि। तो वो जो तुर्की के खिलाफ तुर्की का सुल्तान के साथ जो अपमानजनक व्यवहार न हो इसके लिए विश्व के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन चलाने, खलीफा को बचाने के लिए आंदोलन चलाया। ठीक, तो यानी खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ और भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे दो अली भाई। अली भाई कौन सा, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। तो इन्हीं दोनों भाइयों द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन को प्रचारित प्रसारित ज्यादा किया गया। गांधी जी भी हालांकि खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सबसे उपयुक्त अवसर माने। तो एक खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा चलाया गया। 33 नंबर क्वेश्चन पे है रोपण कृषि क्या है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है हमारा रोपण कृषि। तो रोपण कृषि क्या है, जानिए हमारा रोपण कृषि का मतलब होता है जो एक लंबे चौड़े क्षेत्र पर खास कर व्यापार वाणिज्य के लिए उगाया जाए। जानिए उसको हम लोग एक तरह सामान्य तौर पर कहें बागान, जैसे हमारा चाय का बागान, कॉफी का बागान, रबर का बागान, केला का बागान। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। बड़े भूभाग पर, जनरली यही परिभाषा है कि बड़े भूभाग पर किसी एक विशेष फसल की खेती की जाती है रोपण कृषि। जैसे जैसे क्या चीज, तो जैसे मान लिया हमारा चाय का बागान, कॉफी का बागान, चाय कहवा, है ना, कॉफी यानी कहवा, तो चाय कहवा, तो हमारा केला, रबर आदि ये सब हमारा क्या चीज है, रोपण फसलें हैं या रोपण कृषि का उदाहरण है। 34 नंबर है हमारा खनिज क्या है। ठीक है, खनिज क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन हमारा खनिज क्या है। तो खनिज क्या है, तो खनिज पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, अप्राकृतिक पदार्थ हैं। तो ये जो हमारा क्या तो अकार्बनिक होते हैं। और जैसे हमारा खनिज है हमारा लौह अयस्क, बॉक्साइट आदि, ये सब हमारा क्या है, खनिज है। 35 नंबर है अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। जानिए
अल्पसंख्यक, अल्प मतलब क्या हुआ, कम। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? तो अल्प मतलब हुआ कम, यानी जो संख्या में कम हो। किसका? तो तुलनात्मक करेंगे दूसरे समूह की तुलना में। अब हम लोग जैसे जनरली जानते हैं, आपके समझ में जो आता है धार्मिक अल्पसंख्यक, भाई हिंदू मुस्लिम आदि आदि करते हैं हम लोग, ये अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यक नहीं, अलग अलग होता है। प्रजातीय रूप में भी कर कि जो भाषाई अल्पसंख्यक, मान ली भाषा कोई कम बोलने वाला है, कोई बहुत ज्यादा बोलने वाला है, बहुत ज्यादा संख्या में है बोलने वाले, जैसे मान ली यहाँ पे हम लोग कहें, अच्छा मान ली संथाली बोलने वालों का संख्या ज्यादा है, बंगला बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, 4 लोग आकर बसे हैं तमिल लोग, तो वो तमिल क्या है, हमारे यहाँ भाषाई अल्पसंख्यक है। तो यानी किसी समूह की संख्या दूसरे समूहों की तुलना, तो क्या चीज है अल्पसंख्यक, यानी दूसरे समूहों की तुलना में कम हो, उसको कहेंगे अल्पसंख्यक। चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, भाषाई अल्पसंख्यक हो, जातीय अल्पसंख्यक हो, जो भी कहे। तो यानी किसी समूह की संख्या दूसरे समूहों की तुलना में कम होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक कहते हैं ना, अल्पसंख्यक कहते हैं। और ये जो है अलग अलग प्रकार के अल्पसंख्यक है, जैसे मान ले हमारा कोई धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, कोई भाषाई रूप से अल्पसंख्यक है, कोई निर्जातीय रूप से अल्पसंख्यक है। तो ये अलग अलग अल्पसंख्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन पे है 36 नंबर, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो सरकार के प्रमुख अंग, 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो जानिए, सरकार का 3 प्रमुख अंग होता है। कितना? 3 प्रमुख अंग है। विधायिका विधि बनाने का काम करती है, कार्यपालिका जो कि कार्य को सुनिश्चित रूप में लाता है, और न्यायपालिका अगर विधायिका नियम गलत बना दे, विधि के अनुसार नहीं बनाए, या कार्यपालिका उस नियम का सही सही कार्यपालन नहीं करवाए, तो इसका न्याय निर्णय हम लोग कहाँ कराएंगे? न्यायपालिका में। यानी सरकार का 3 प्रमुख अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 37 नंबर क्वेश्चन पे है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी शॉर्ट में कहेंगे हम लोग, इस चीज को कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को शॉर्ट में कहेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी किसी देश में एक विशेष समयावधि में के दौरान जितना भी उत्पादित होगा, उसमें क्या करेंगे? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ेंगे, है ना। यानी हम लोग इसको ऐसे कहें कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो किसी देश यानी किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के योग को हम लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे समझिए, मान लिया आपका एक घर है, ऊपर 3 गो भाड़ादार दे दिए हैं, 3 गो भाड़ेदार हैं, चोर घुसा आकर आपका ले गया 20,000 और 15,000, 5,000 कर कर तीनों भाड़ेदार का, तो कितना पैसा ले गया वो? आपका 10,000 और तीनों का 5,000, 15,000, तो 15 10 25,000। वो जो लेकर पूरा चला गया, ये घर का जीडीपी एक तरह का जाने जितना था सब ले गया, तो 25,000। वैसे ही हमारा देश में विदेशी कंपनियां भी काम कर रही है, हम लोग भारतीय कंपनियां भी काम कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे देश में जितना कुल उत्पादन हुआ, मुद्राओं में उसको वस्तुओं में और सेवाओं का मूल्य जोड़ दिए अंतिम वस्तु का, उसको कहेंगे हम लोग जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन पे आए। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जानिए, हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है जब चीजों का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से आपस में ही हो जाता है, ऐसे व्यापार को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ऐसी विनिमय व्यवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ऐसे जानिए, मान लीजिए ए के पास ए और बी 2 आदमी है, ठीक है, ए और बी 2 आदमी है। अभी क्या करते हैं हम लोग, मान ले ए को अभी टीवी खरीदना हो, वो क्या काम करेगा? जाएगा, बी के पास टीवी है, रुपया दे दिया। मान लीजिए ए के पास अभी गाय है, ठीक है, और बी के पास टीवी है। वो गया ए, अभी जाकर इसको बी को क्या कर दिया? वो टीवी खरीदा, क्या दे दिया यहाँ पर? मुद्रा यानी रुपया दे दिया, ठीक है। अब बी, तीसरा व्यक्ति था सी, ठीक है, इस टीवी वाला को जो मुद्रा दे दिया, इस टीवी वाला को खरीदना था, मान ली तीसरा व्यक्ति के पास जाकर उसको खरीदना था, वहां पर जाकर मान लेते हैं चप्पल,
ठीक है, तो वो व्यक्ति गया जो टीबी में मुद्रा दिया, यही मुद्रा जाकर वो चप्पल वाला को दे दिया। कोई जरूरत नहीं है कि आवश्यकता का दोहरा संयोग हो। लेकिन अब ऐसा समझें कि मान लीजिए ए और बी दो ही व्यक्ति है, अभी इसको हम लोग दूसरे रूप में ले, ए और बी दो ही व्यक्ति है, ए और बी, इसके पास गाय है और इसके पास टीबी है। गाय दे रही है दूध और टीबी इसको जरूरत है। अब मान लिए ए वाला को टीबी खरीदना है लेकिन बी वाला को वो गाय का दूध नहीं चाहिए, तो क्या होगा इस स्थिति में? आदान प्रदान होगा? नहीं होगा, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, हमारा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये एक परेशानी था, जान लीजिए। और जगह हम लोग जानेंगे मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर देती है कैसे। तो बोला आवश्यकताओं के दोहरे संयोग यानी दोनों को बैठेगा तब भी वो जाकर दोनों के बीच में विनिमय हो पाएगा, एक्सचेंज आदान प्रदान हो जाएगा। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का जरूरत था वस्तु विनिमय प्रणाली में। मुद्रा आया, अभी देखे तो हम लोग ई बदल दिया मुद्रा में, ई खरीद लिया दूसरा सामान, वो खरीद दूसरा सामान, तीसरे को जरूरत होगा। यानी मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को खत्म कर देती है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा।